हेलो दोस्तों। देखिए, जब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की क्या स्थिति है हमने आपको बताया था। जब हम तिहाड़ जेल गए थे तो एक ब्लॉग शूट किया था मैंने। उसमें जो मेरे सीनियर सर थे उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया था कि क्या स्थिति चल रही है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेकर के। जेल के अंदर भरे पड़े हैं, काफ़ी ठूसे पड़े हैं। आपको इसकी स्थिति जानना है ना कि किस प्रकार से एक मूवी है जेल करके। तो उसमें काफ़ी आप समझ सकते हैं, एक रियलिटी आप देख सकते हैं और वाकई में हमने देखा है। हम कई बार जब अपने क्लाइंट से मिलते हैं, कई बार एक्यूज जो हैं जेल के अंदर है उनसे भी हम बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि एक इतनी जेल के अंदर जो स्थिति है ना, आपने देखा होगा, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इतना कंजस्टेड, लोग एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं, ठीक है, जगह ही नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही अंदर खतरनाक चीज़ें है ना। तो ये वाकई में ये रियलिटी है, ठीक है, और ये झूठ नहीं है। खैर, लेकिन मैं बात कर रहा था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। एनसीआरबी का डाटा है, पिछले साल का ही है, 2023 का। वो बताता है कि भैया 4 लाख से ज़्यादा जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो कन्विक्टेड नहीं है, उन पर केवल अभी आरोप लगा है कि हाँ इन्होंने किया है। मान लो एक एग्जांपल समझाता हूँ, कोई ऑफेंस हुआ और उस ऑफेंस पे इस पर आरोप लगाए कि हाँ भैया इसने किया होगा, और पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं, तो उनको जेसी में, जेल में भेज दिया। मान लो कोर्ट ने उसको जेसी कर दिया, उन्हें बेल नहीं मिली है अभी, तो जुडिशियल कस्टडी में है। तो वो जुडिशियल कस्टडी में जो व्यक्ति हैं, अभी उन पर ट्रायल चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है या इंक्वायरी चल रही है, तब तक जब उनके ट्रायल नहीं हो जाता है पूरा, तो तब तक बोलेंगे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। ठीक है, अभी उनको कन्विक्ट नहीं किया, उनको सजा नहीं दी है कोर्ट ने, तो उनको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोलेंगे। और ऐसे लोग 4 लाख से ज़्यादा कोर्ट के अंदर बंद है पूरे भारत में, जितने भी प्रिजन्स हैं ना, जितने कोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रिजन्स जो भी जेल हैं उनके अंदर बंद है 4.5 लाख से ज़्यादा। तो एक गंभीर समस्या है, इसको सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एक बीएनएसएस का सेक्शन देखें, 479 जो बीएनएसएस का सेक्शन है, वो बताता है कि मान लो कोई ऑफेंडर है, अगर उसने 1/3 अपनी, मान लो जिस जिस ऑफेंस के लिए वो बंद है, और उसने वो उसकी सज़ा मान लो 6 साल है, तो अगर उसने 6 साल से आप वन हाफ करोगे तो आप कितना हो गया, वन हाफ हो गया तो 3 साल हो गया। 3 साल तक सज़ा बिना काट ली है। वो रिपीटेड ऑफेंडर है, उसने पहले भी कोई क्राइम किया हुआ है, पहले भी सज़ा भुगत चुका है, और फिर से कोई क्राइम करता है, उसकी सज़ा जो है 6 साल है, तो उसका हाफ कितना हो गया, 3 साल। अब 3 साल उसने सज़ा बिता दी है, तो उसको 3 साल के अंदर बेल देनी पड़ेगी। ये कौन कहता है? सेक्शन 479 में लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जिस रिपीटेड ऑफेंडर है। अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिसने पहली बार कोई क्राइम किया है, और उस क्राइम की सज़ा मान लो 6 साल है, तो 6 साल का 1/3 निकालोगे तो होगी 2 साल। अगर उसने 2 साल जेल के अंदर बिता लिए एज अ अंडर ट्रायल, ठीक है, जे साल उसको बंद रखा गया है 2 साल तक, तो उसे 2 साल के अंदर तो बेल देनी पड़ेगी। ये कौन कहता है? 479 कहता है। अगर बेल नहीं देते तो स्पेशली रीज़न लिखने पड़ेंगे। अगर प्रोसिक्यूटर अपोज करता है कि नहीं भैया इसको बेल मत दो, इसलिए ये भाग जाएगा, जो भी है, तो उसको स्पेशली रीज़न लिखने पड़ेंगे कोर्ट को कि भैया इस कारण से बेल नहीं दी जा रही है, वरना आपका अधिकार है, राइट है, आपको बेल मिलेगी। अगर को फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/3, जिस जो भी ऑफेंस किया उसका 1/3 आपने बिता लिया है। रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसका सेकंड हाफ हाफ अगर आपने बिता लिया तो आपको बेल मिलेगी। अभी एक 2024 की जजमेंट है, आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो जजमेंट है इसमें कोर्ट ने यहाँ भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल की थी किसी एडवोकेट, जज साहब ने, शायद पता नहीं किसने की थी, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट या, तो इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई कि जो अभी आपको पता है कि बीएनएसएस तो 1 जुलाई 2024 में लागू हुआ है। तो इससे पहले जो बीएनएस आईपीसी और सीआरपीसी लागू होते थे, उसके अंदर जो अभियोग चल रहा था, जो है अभियोग चल रहा था, जो उसने पहले क्राइम किया था, इन पर भी लागू होगा। मतलब कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, ये नहीं है कि प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, उन उन लोगों पर भी लागू होगा। इसका लाभ जो जिसने पहले कोई क्राइम किया है, जो उन एक्ट के अंदर गवर्न थे, उनको भी इस एक्ट की सुविधा मिलेगी, सेक्शन की सुविधा मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखना आप कि ये जजमेंट, और आपको बताइए कि हमारा राइट है, आप जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ अ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये हम बोलते हैं कि इनोसेंट है, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर बंद है, तो एक बड़ी समस्या है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। केवल आरोप लगाया है और कन्विक्टेड नहीं है, तो फिर भी वो जेल के अंदर लंबे लंबे समय तक बंद है, और कितना कितना समय लग जाता है ना। हमें बहुत सारी चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने देखा है कई चीज़ें, कई बार फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती टाइम पर, है ना,
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कहीं पर क्राइम हुआ है। अब जब फोरेंसिक लैब देखेंगे वहाँ पर, मैं देख रहा था कि वहाँ पर जो है जो लोग हैं, जो स्टाफ है, उनको वहाँ स्टाफ की कमी है, इस प्रकार से टाइम पर फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, लंबे समय तक केस खींचते हैं। और जजेस की तो आपको पता ही है कि कितनी सीट वैकेंट होती हैं। तो बहुत सारी सिस्टम में ज़रूर समस्या है। आप सोचिए किसी ने 10 साल पहले क्राइम किया, निर्भया केस आप फेमस है। मैं इसी केस तो ढेरों हैं, मैं आपको कई नाम गिना सकता हूँ जो लंबे लंबे समय तक खींचते हैं। 7 साल तक निर्भया केस खींचा है, जबकि साफ था, सारी चीज़ें एकदम क्लियर थी, फिर भी तो बहुत सारी चीज़ें लंबे लंबे समय तक केस खींचना, ठीक है, इससे पूरा पूरा सिस्टम हिलता है। एक विक्टिम जो पहले से ही दुखी है, वो विक्टिम विक्टिम है, उसके फैमिली मेम्बर सब परेशान होते हैं। पूरा पूरा मैं जब से कोर्ट आ रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे क्लाइंट देखे हैं, बूढ़े हो गए हैं, कोर्ट आ रहे हैं, मजबूर है, कई बार कई रोते हैं भाई। मैंने देखा है बहुत लोग आकर के रोते हैं, सर हम तो परेशान हैं, वो है, तो बहुत सारी चीज़ें कई बार कुछ कहीं सारी चीज़ें देखो एक तरफ से नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कहीं पर। तो इन चीज़ में सुधार करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक मजबूत सिस्टम बन सके। तो एक देखो, जस्टिस लेना सबका अधिकार है, हमारा संविधान बोलता है ना। तो हम अगर जस्टिस भी नहीं मिल रहा, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, इस ये आपने सुना होगा बिल्कुल। जस्टिस जब डिले ही हो गया तो फिर वो डिनाइड, आप समय जस्टिस भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो बहुत सारी समस्या है और जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। काम तभी किया जाएगा जब लोग इसकी बात करेंगे, क्योंकि लोगों को एटलीस्ट लोगों को पता भी नहीं है कि हाँ ये सब चल रहा है। मैंने नहीं सुना कि इस पर लोग बात करते हैं, इन समस्या बहुत कम ही लोग बात करते हैं, ठीक है। तो लेकिन बात होनी चाहिए, एक एडवोकेट को, जज उसको, सबको इस पर सोचना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाना चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता इस पर हम ज़्यादा बेहतर कुछ काम कर सकते हैं। आपने सुना होगा पॉलिटिकल जब भी चुनाव आते हैं, हर चीज़ की बात होती कि ये बनेगा, मेडिकल फैसिलिटी होगी, रोड बनेंगे, हर एक एजुकेशन सिस्टम सुधारा जाएगा। लेकिन एक जुडिशरी के अंदर जो एक ये चल रहा है जो सिस्टम, लोगों को न्याय मिलने में देरी लग रही है। तो इस पर भी सोचना ज़रूरी है। हमने देखिए पहले से तो बहुत काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है ना। जैसे ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, चाहे एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल हो, और मैट्रिमोनियल इशू से लेकर के फैमिली कोर्ट हो, पोक्सो हो, तो लेकिन अभी भी फिर भी लंबे समय तक केस खींच रहे हैं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम इस समस्याओं से छुटकारा पा सकें और कुछ काम उस पर जो है एक अपने सिस्टम को मजबूत बना सकें। लेकिन ये तभी होगा जब हम और आप लोग सब मिलकर के इस चीज़ को समझेंगे, कि एटलीस्ट सुनेंगे और बात करेंगे। तो धन्यवाद।